जुनून ज़ैन मानूर उस्मानी किस्त नंबर 9 निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। तीनों फ्रेश होकर अपने कमरे से निकले। दानियाल और हमजा जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे, सामने से गुलनैन भी तैयार होकर आ रही थी। सुनो, अभी सब जाग चुके हैं और नीचे नाश्ते की मेज़ पर हैं, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता करो ताकि किसी को शक ना हो। बाकी पेट भर कर रास्ते में कहीं कर लेंगे। हमजा ने कहा तो दानियाल गुलनैन ने खामोशी से सर हिलाया। तीनों जब डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो एक साथ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेबल पर मौजूद सब बड़ों ने हैरत से इन तीनों को देखा कि आज सूरज कहाँ से निकला कि ये तकौन खुद ब खुद वक्त पर उठकर नीचे आ गई है। वो तीनों कुर्सियाँ संभाल कर बैठकर बड़ी फुर्ती से अपने लिए नाश्ता निकालने लगे। दानियाल और गुलनैन तो जैसे नाश्ते पर टूट पड़े थे। उनकी रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों के भूखे हों। सिकंदर साहब ने जब इन दोनों को इस तरह बेसब्री से खाते देखा तो रहा ना गया। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे नाश्ता क्यों करे जैसे कोई तुमसे छीन कर ले जाएगा? ये सुनते ही दोनों के हाथ वहीं रुक गए। हमजा ने इन दोनों को घूर कर देखा। इसका दिल तो चाह रहा था कि वहीं इन दोनों के सर पर एक एक लगाए। बेवकूफ़ो, इतनी जल्दी क्या है, पकड़े जाओगे। उसने दिल में सोचा। कुछ नहीं था अबू, बस बहुत भूख लगी थी इसलिए। गुलनैन ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन तुम लोग तो ऐसे खा रहे हो जैसे अभी कोई प्लेट उठा कर लेके भाग जाएगा। ताहिर साहब ने भी हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही खा रहे थे। दानियाल ने मस्कीन सी सूरत बनाई। हमजा ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि बस करो, आप खुद अपनी प्लेट साइड करके उठ खड़ा हो। मेरा हो गया, ये कहकर वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद गुलनैन भी आहिस्ता से उठी। मेरा भी हो गया, और वो भी दबे कदमों बाहर की तरफ खिसक गई। आखिर में दानियाल ने अपना ग्लास खाली किया और वहाँ से 9-2-11 हो गया। जैन जो अब तक खामोशी से अपने मोबाइल में मसरूफ़ लग रहा था, उसकी तेज़ नज़रों से इन तीनों की ये पुरस्रार हरकत छुपी ना रह सकी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये तीनों किसी खास मिशन की तैयारी में है, मगर फ़िलहाल वो खामोश रहा। बाहर पोर्च में हमजा पहले ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि गुलनैन पिछली सीट पर जाकर दबक गई। जैसे ही दानियाल बाहर निकला, फ्रंट सीट पर बैठा, हमजा ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर निकाली। कुछ ही देर के बाद अहमद और निम्रा एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए। निम्रा ने बेहद खूबसूरत और नफीस जोड़ा पहन रखा था और उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी और हया की लाली एक साथ झलक रही थी। अहमद भी बेहद हैंडसम और पुरएतमाद लग रहा था। जैसे ही वो दोनों हाल में पहुंचे, नायाब बेगम और सिद्रा बेगम की नज़र इन पर पड़ी तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माशाल्लाह, मेरे बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। नायाब बेगम ने बेहद प्यार से कहा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद और निम्रा ने एक साथ सलाम किया। सिद्रा बेगम और नायाब बेगम ने आगे बढ़कर निम्रा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। अहमद भी आगे बढ़कर सिकंदर साहब, तारी साहब और जैन से मिला। बड़ों ने उसे थपकी दी। वो दोनों टेबल पर बैठ गए तो नायाब बेगम इनके लिए गरम गरम नाश्ता निकालने लगी। निम्रा का शर्माया हुआ चेहरा और खामोशी देखकर नायाब और सिद्रा बेगम एक दूसरे को देखकर मायनी खीजन से मुस्कुराईं। उनके दिल से इन दोनों के लिए बेहद दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह इनकी नई ज़िंदगी को हमेशा खुशियों से भरपूर रखे। हमजा ने गाड़ी मार्गला की पहाड़ियों के पास एक बेहद सुनसान और ढलान वाले रास्ते पर झाड़ियों के पीछे छुपाकर खड़ी कर दी। ओए, अब यहाँ से हमें आगे पैदल चलना होगा, वरना गाड़ी की आवाज़ से वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। हमजा ने सरगोशी से कहा। दानियाल और गुलनैन ने बड़े ज़ोर से सर हिलाया। वो तीनों दबे कदमों पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे, जहाँ एक पुरानी और पुरस्रार सी फैक्ट्री नज़र आ रही थी। वहाँ लोगों की काफ़ी चहल पहल थी। कोई माल लोड कर रहा था तो कोई इधर उधर भाग रहा था। हमजा, ये तो कोई वाकई गैर कानूनी काम लग रहा है। दानियाल ने आंखें सुकेड़ कर देखा। चुप करो और मोबाइल निकालो, हमें वीडियो बनानी है। हमजा ने कहा। वो तीनों रेंगते हुए फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास पहुँच गए। वहाँ एक बड़ा सा खाली ड्रम पड़ा था। गुलनैन ने शरारत से दानियाल को कोहनी मारी। दानियाल, अगर हम इसके ड्रम के अंदर घुसकर थोड़ा और आगे जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ड्रम खुद चल रहा है या कोई अंदर है। दानियाल की आंखें चमक उठी। आइडिया तो बुरा नहीं है। हमजा ने माथे पर हाथ मारा। पागलो, ये कोई कार्टून नहीं चल रहा, पकड़े गए तो कीमा बन जाएगा हमारा। मगर उन दोनों ने एक न सुनी। उस बड़े से लोहे के ड्रम के पीछे छुपकर उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकाने लगे। हमजा भी मजबूरन इनके साथ झुककर चलने लगा। अब मंजर कुछ ऐसे था कि एक बड़ा सा ड्रम खुद ब खुद फैक्ट्री की दीवार के साथ साथ चल रहा था और अंदर से गुल की दबी दबी हंसी आवाज़ आ रही थी। ओए दानियाल, तुम्हारा पाँव मेरे जूते पर, हटो यहाँ से। गुलनैन ने आहिस्ता से चिल्लाई। खामोश हो चुड़ैल, वरना वो गार्ड इधर ही आ जाएगा। दानियाल ने उसे टोका। अचानक ड्रम एक पत्थर से टकराया और ज़ोरदार ठाक की आवाज़ आई। करीब खड़े एक गार्ड ने चौंक कर इधर देखा। वो तीनों सांस रोके वहीं जम गए। गार्ड बड़बड़ाया। यह हवा से ड्रम कैसे हिल रहा है?
गुलनैन ने देखा कि पास ही एक पाइप से रंगीन पानी निकल रहा है। उसने शरारत से एक खाली बोतल उठाई और वो पानी भरने लगी। मैं ये नमूना लेकर जाऊंगी सैन भाई को दिखाने के लिए। पागल लड़की, वो जहरीला भी हो सकता है, उसे छोड़ो। हमजा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन गुलनैन तो गुलनैन थी। उसने बोतल भर ही ली। गुलनैन ने बड़ी महारत से वो नीला गुलाबी सा रंगीन पानी बोतल में भरा और उसे मजबूती से बंद करके जेब में डाल दिया। हमजा ने उसे गुस्से से देखा, मगर अभी बहस का वक्त नहीं था। हमजा ने इशारा किया तो वो तीनों दबे कदमों ड्रम से बाहर निकले और दीवार के साथ साथ रेंगते फैक्ट्री के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए। ये हिस्सा पहले वाले से ज़रा मुख्तलिफ था। यहाँ बड़े बड़े केमिकल के ड्रम और पुरानी मशीनें पड़ी थीं। ओए दानिया, वो देखो, वहाँ ऊपर वाली खिड़की से पूरा मंजर नजर आएगा। हमजा ने एक लोहे के जंगले की तरफ इशारा किया। तीनों हामते कामते ऊपर चढ़े एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर कुछ लोग एक बड़ी मेज़ के गिर्द बैठे थे और उनके सामने पैसों के ढेर लगे हुए थे। वाह, इतने सारे पैसे! काश एक आध गड्डी हमें भी मिल जाए तो पूरे साल का पिज़्ज़ा फ्री हो जाए। दानियाल ने आंखें फाड़कर देखते हुए हसरत से कहा। चुप करो पिज़्ज़े के भूखे, वीडियो बनाओ जल्दी। गुलनैन ने उसे कोहनी मारी। दानियाल ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू की। इसी दौरान गुलनैन की नज़र पास पड़े एक अजीब से बटन पर पड़ी, जो शायद फैक्ट्री के अलार्म या किसी मशीन का था। हमजा, ये लाल बटन दबाएं तो क्या होगा? गुलनैन ने मासूमियत से पूछा। खबरदार गुल, उसे हाथ मत लगाना, वरना हम सबका पिज़्ज़ा यहीं बन जाएगा। हमजा ने उसे वार्निंग दी, मगर गुलनैन का हाथ जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच रहा था। हमजा ने गुलनैन को घूर कर देखा और बेहद संजीदगी से सरगोशी की। खुदा के लिए गुल, इस बटन से हाथ हटाओ। अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और जहन भाई को पता चला तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। हमजा की बात सुनते दानियाल गुलनैन के सामने जहन भाई का वो गुस्सा भरा चेहरा आ गया। दोनों को अच्छी तरह से पता था कि अभी जो वो मुहिम जोई कर रहे हैं, अगर इसका इल्म जैन भाई को हुआ तो मौत से बदतर सज़ा मिलेगी। जैन का डर फैक्ट्री के गुंडे से कहीं ज़्यादा था। हमजा अभी खिड़की से बाहर झांक कर रास्ता ही देख रहा था कि पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो इसका सर चकरा गया। वहाँ कोने में रंगों के बड़े बड़े डब्बे खुले पड़े थे और दानियाल गुलनैन किसी छोटे बच्चे की तरह इसमें हाथ डाले बैठे थे। दानियाल ने नीले रंग का पूरा डब्बा अपने हाथों पर मल लिया था और अब वो गुलनैन के चेहरे पर वार पेंट बना रहा था। ओए दानियाल, ये क्या कर रहे हो? हमजा ने सरगोशी में चिल्लाने की कोशिश की। हमजा भाई, ये देखे, मैंने खुद का अवतार बना लिया। दानियाल ने अपने नीले हाथ दिखाए, फिर गुलनैन के नाक पर पीला रंग लगा दिया। और गुल तो बिल्कुल तोता लग रही है। गुलनैन कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने लाल रंग का डब्बा उठाया और दानियाल के माथे पर एक बड़ा सा निशान बन दिया। तुम खुद बंदर लग रहे हो। हमजा, देखिए कितना मज़े का रंग है। उसने एक मुट्ठी भरकर चमकीला हरा रंग हमजा की तरफ उछाला, जो खुशकिस्मती से इसके कंधे पर गिरा। तुम दोनों का तो दिमाग ठीक है। हम यहाँ मौत के मुंह में खड़े हैं और तुम दोनों यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठ गए हो। हमजा ने गुस्से से इन दोनों के बाजू पकड़े उन्हें खींचने लगा। अरे रुको तो सही, अभी तो मैंने दानियाल की मुझे बनानी है। गुलनैन ने हंसते हुए एक ब्रश उठाने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने उसे मोहलत ही नहीं दी। कोई मुझे नहीं। अगर जैन भाई ने तुम्हारा ये होलिया रंगीन देख लिया ना तो वो तुम्हारा रंग निकाल देंगे। हमजा ने ज़बरदस्ती दानियाल को एक तरफ से और गुलनैन को दूसरी तरफ से घसीटा। दानियाल का आधा चेहरा नीला और आधा पीला था, जबकि गुलनैन के बालों में लाल रंग के धब्बे थे। वह दोनों इस साल में भी एक दूसरे को देखकर खसियानी हंसी हंस रहे थे, जबकि हमजा ने ज़बरदस्ती घसीटता फैक्ट्री के दूसरे अंधेरे वाले हिस्से की तरफ ले गया ताकि गार्ड्स की नज़र इन रंगीन नमूनों पर न पड़ जाए। हमजा इन दोनों रंगीन नमूनों को ज़बरदस्ती घसीटता फैक्ट्री के एक गहरे और अंधेरे वाले हिस्से में आया। वह भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अचानक हमजा ने इनके मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें दीवार के साथ चिपका दिया। खामोश, बिल्कुल खामोश। हमजा की आवाज़ में ऐसी संजीदगी थी कि दानियाल गुलनैन के मजाक वहीं पर ही दम तोड़ गए। कमरे की दूसरी तरफ से कुछ भारी और करख्त आवाज़ें आ रही थी। वो लोग किसी बड़े ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस बार 50 लड़कियाँ, रात के अंधेरे में बाटर पहुँचानी, कीमत डबल मिलेगी। एक शख्स की आवाज़ गूंजी। लड़कियों की स्मगलिंग का सुनकर इन तीनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने हिम्मत करके लोहे के बड़े जाल के पीछे से झांका तो दूसरी तरफ का मंजर देखकर इनका खून खुश्क हो गया। वहाँ एक बहुत बड़े हालनुमा कमरे में बहुत सी लड़कियाँ जंजीरों और रस्सियों से बंधी ज़मीन पर बैठी काँप रही थीं। कोई सिसकियाँ ले रही थी तो कोई खौफ से आंखें बंद किए हुए थी। उनके चेहरों पर छाई बेबसी देखकर गुलनैन की आंखों में आंसू हो गए। दानियाल जो अभी तक मजाक कर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने नीले रंग से रंगे हुए अपने हाथों की मुट्ठी भींची और बेहद संजीदगी से हमजा की तरफ देखा। हमजा, हम यहाँ से अकेले वापस नहीं जाएंगे। इन लड़कियों को यहाँ से आज़ाद करके ही दम लेंगे। दानियाल की आवाज़ में वो अब शरारत नहीं बल्कि एक मर्दाना आज़म था। गुलनैन ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन मासूमों को इन जहन्नुम में नहीं छोड़ सकते। हम इन्हें निकाल कर ही रहेंगे। हमजा ने गहरा सांस लिया। ख़तरा बहुत बड़ा था और वो सिर्फ 3 थे, लेकिन इस वक्त उनके अंदर का खून जोश मार रहा था। ठीक है,
अब ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का मिशन नहीं रहा, ये अब इनकी ज़िंदगी का सवाल है। चलो, हमजा ने पुख्ता इरादे से कहा। वो तीनों अब इस अंधेरे में दबे कदमों इस तरफ बढ़ने लगे जहाँ वो लड़कियाँ कैद थीं। हमजा, दानियाल, गुलनैन अभी अंधेरे में दबे कदमों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक पुरानी मशीन से टकराकर गुलनैन का पाँव मुड़ गया और वह तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। गुलनैन के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। सन्नाटे में वो चीख किसी धमाके की तरह गूंजी। दूसरी तरफ मौजूद लोग फौरन चौंक गए। कौन है वहाँ? जल्दी से लाइट ऑन करो, एक भारी आवाज़ आई। अगले ही लम्हे पूरे हाल में फैली पीली रोशनी फैल गई। गार्ड्स की नज़र ज़मीन पर गिरी गुलनैन पर पड़ी। दानियाल और हमजा, जो पहले छुपने की कोशिश कर रहे थे, अब गुलनैन को तलहा नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो भी फ़ौरन लपक कर उसके पास और उसे सहारा देकर उठाया। गार्ड्स और इनका बॉस जब इनके करीब आए तो दानियाल गुलनैन का रंग बिरंगा चेहरा देखकर वो एक लम्हे के लिए कहाँ रुक गए। ये जोकर कहाँ से आ गए? एक गार्ड हैरत से बड़बड़ा। कौन हो तुम लोग? एक शख्स ने बेहद सर्द और ख़तरनाक आवाज़ में पूछा। दानियाल ने फ़ौरन कहा, वो कुछ नहीं भाई, असल में हम पार्लर का काम करते हैं, इसलिए यहाँ से मेकअप का कुछ सामान लेने आए थे। दानियाल की बात सुनकर वहाँ कैद है लड़कियाँ भी हैरत से उनकी तरफ देखने लगी कि क्या ये लोग वाकई पागल हैं जो इस मौत के खेल में पार्लर की बातें कर रहे हैं। मेकअप का सामान? बास ने गुस्से से दांत पीसे। कौन हो तुम लोग? भाई, आपका ये मेकअप वाकई बहुत ज़बरदस्त और वाटरप्रूफ है, देखें उतर ही नहीं रहा। गुलनैन ने मासूमियत से अपने चेहरे पर हाथ रखा जहाँ लाल और पीला रंग बुरी तरह से चिपका हुआ था। पागलो, सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? बास सब धाड़ा। अब बताया तो है भाई, हम पार्लर वाले, देखिए आपका वीडियो पे बनाया हमने, वैसे अगर हम ये इंटरनेट पे डालेंगे तो आप बहुत वायरल हो जाएंगे। गुलनैन ने दानियाल के हाथ से मोबाइल लिया, बड़ी मासूमियत से वीडियो उन लोगों को दिखाई। हमजा और दानियाल ने मुंह खोले गुलनैन को देखा कि ये क्या किया। एक गार्ड ने झपक कर मोबाइल छीना और अपने बास को दिखाया। इनमें फैक्ट्री की खुफिया सरगर्मियों की वीडियो थी। बास को दानियाल और गुलनैन तो पूरे पागल लग रहे थे, लेकिन उसे ख़तरा महसूस हुआ। उसने हमजा को घूरा जो इन दोनों के मुकाबले में बेहद संजीदा लग रहा था। बताओ लड़के, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हमजा ने वह अपनी मजबूत आवाज़ को मजबूत किया, गुस्से से इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हम जो भी कर रहे हैं, तुम इन लड़कियों को अभी और उसी वक्त छोड़ दो। बहुत ज़ोर से हंसा। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम जैसे जोकर कुछ कर लेंगे? हाँ, हम इन्हें यहाँ से आज़ाद करके ही लेकर जाएंगे। ये सुना था कि इन लड़कियों के मुरझाए हुए चेहरों पर एकदम चमक आ गई। इनकी आंखों से एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद ये तीनों अजीबोगरीब नज़र आने वाले नौजवान इनका मसीहा बनकर आए हैं। बॉस का इशारा पाते ही दर्जन भर गार्ड्स इन पर टूट पड़े। हमजा ने फुर्ती से एक गार्ड के हाथ पर वार किया और गन छीनने की कोशिश की, जबकि दानियाल ने अपने रंगीन हाथों से एक गार्ड की आंखों में वही चमकीला पाउडर झोंक दिया और इसे ज़ोर से लात मारी। गुलनैन ने भी पास पड़ी एक लोहे का पाइप उठाकर एक गार्ड के सर पर दे मारा। कुछ देर तो वो तीनों बहादुरी से लड़े और 2-3 गार्ड्स को ज़ख्मी भी कर दिया, लेकिन आखिरकार गार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हमजा और दानियाल को दबोच दिया और गुलनैन के हाथ से पाइप छीनकर उसे भी पकड़ लिया। बहुत शौक है ना हीरो बनने का, अब देखो तुम्हारा हाल क्या करता, बास ने घुरा कर कहा। इन तीनों के पाँव मजबूत रस्सियों से बांध दिए गए और उन्हें इन लड़कियों के बिल्कुल सामने दूसरे कोने में पटक दिया गया। गार्ड सब बाहर की तरफ चले गए ताकि अपने ज़ख्मी साथियों की मरहम पट्टी कर सके और अगले मिशन की तैयारी करें। वहाँ खामोशी छाई तो दानियाल ने गर्दन घुमाकर अपने बंधे हुए हाथ देखकर फिर हमजा की तरफ देखा। मगर अब भी हैरत की बात यह थी कि इनके चेहरों पर हुंडों का खौफ नहीं था, बल्कि वो किसी और ही सदमे में थे। या अल्लाह, हमें इन हुंडों से नहीं, बस जैन भाई से बचा ले। दानियाल ने होले से दुआ मांगी। आमीन। या अल्लाह, मैं वादी करती हूँ कि मैं कभी घर से बगैर इजाज़त बाहर नहीं निकलूँगी, बस एक बार हमें जैन भाई से बचा ले। गुलनैन ने आंखें बंद कर ली। उसे इन हुंडों से ज़्यादा जैन भाई की सज़ा याद आ रही थी। हमजा ने एक लंबा सांस लिया। अगर हम यहाँ मर गए तो शायद बच जाएं, लेकिन अगर ज़िंदा घर पहुँचे और तो जैन भाई को पता चला हम यहाँ रंग लगाकर स्मगलों से लड़ रहे थे, तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे। वो तीनों मौत के मुंह में बैठे थे। सामने बंदूक बरदार खड़े थे, लेकिन इनकी तस्वीर सिर्फ एक ही थी। या अल्लाह, जैन भाई से बचा ले। वो लड़कियाँ जो पहले उन्हें उम्मीद से देख रही थीं, अब हैरत से इन तीनों को देख रहे थे कि कैसे ये अजीब लोग हैं जो इन ख़तरनाक आदमियों के बजाय किसी जैन नामी बंदे से इतना डर रहे हैं। दानियाल ने बेचारगी से अपनी बंधी हुई कलाइयों को देखा और फिर हमजा की तरफ मुड़कर सरगोशी की। हमजा भाई, घड़ी देखे, वलीमा शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी। अगर हम वक्त पर ना पहुँचे तो उन हुंडों को तो छोड़ें। जैन भाई हमारा कीमा, हलवा, बिरयानी और पिज़्ज़ा एक साथ बना देंगे, और ऊपर से अहमद भाई की नाराज़गी का तड़का अलग लगेगा। दानियाल की ये बात सुनकर गुलनैन ने भी ठंडी आ भरी। हाँ यार, और ऊपर से मेरा ये हुलिया, जैन भाई ने ये लाल पीला रंग देख लिया तो मेरा रंग ही उतार देंगे। इन तीनों की अजीब-व-गरीब बातें सुनकर वो लड़कियां जो पास ही बंधी बैठी थी अपनी परेशानी भूलकर इन्हें हैरत से देख रही थी। आखिर एक लड़की से रहा न गया और उसने दबी आवाज़ में पूछा,
और आप लोग कौन हैं? ये लोग इतने ख़तरनाक हैं, आपको इनकी फ़िक्र नहीं है? आप किसी ज़ैन नामी शख्स से क्यों डर रहे हैं इतना? क्या वो इन गुंडों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमज़ा ने लड़की की तरफ देखकर इत्मीनान से कहा, फ़िक्र ना करो बहना, हम यहाँ से निकलेंगे भी और आप सबको भी लेकर जाएंगे, यह हमारा वादा है। हाँ, दानियाल ने बात काटते हुए इजाफा किया, बस आप ये दुआ करें कि हम यहाँ से बचकर निकलें, पर किसी तरह ज़ैन भाई के कहर से भी बच जाए। वो लड़की और भी उलझ गई। ये ज़ैन कौन है? आपका भाई? क्या वो इतना सख्त है कि आप इन कातलों के बजाय उससे डर रहे हो? कुलनैन ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखना। बहना, आपको क्या पता इनका? अब हम क्या बताएं कि हम क्यों डर हैं? बस इतना समझ लें कि इनके लोगों के पास तो बंदूकें हैं, ज़ैन भाई के पास तो जुनून है, और जब वो गुस्से में तो शेर भी रास्ता बदल लेता है, और हम तो फिर भी इनके छोटे बहन भाई हैं। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनका शुक्रिया अदा करें या इनकी ज़हनी हालत पर तरस खाएं, क्योंकि मौत के साए में बैठकर वलीमा और बिरयानी की बातें सिर्फ यही तीनों नमूने कर सकते थे। इन तीनों की बातें सुनकर वहाँ लड़कियां तो मौजूद हैरान ही थी, मगर एक गार्ड जो इनके करीब पहरा देख रहा था वो भी पागलों की तरह इनका मुंह तकने लगा। दानियाल ने मौका देखा तो मसलूम से शक्कर बनाकर बोला, गार्ड भाई, अल्लाह आपका भला करे, हमें यहाँ से जाने दें, हमारे भाई की शादी है आज। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए देख के भरकर बिरयानी लाऊंगा, ऐसी बिरयानी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सुनकर गार्ड का मुंह खुले का खुला रह गया और वहाँ लड़कियां कैद एक दूसरे को देखने के लिए लगी कि ये लड़का किस मिट्टी का बने, यहाँ जान के लाले पड़े और उसे बिरयानी सूझ रही है। अभी गार्ड कुछ कहता कि गुलनैन ने अपना पेट पकड़ लिया और एकदम ड्रामाई अंदाज में बोलना शुरू किया, हमज़ा के बच्चे, तुम्हारी वजह से आज हम भूखे मरेंगे। तुमने हमें पेट भर कर नाश्ता भी नहीं करने दिया और यहाँ ले। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। दानियाल ने फ़ौरन गुलनैन का साथ दिया और बेहद दुख भरे लहजे में गार्ड से कहा, गार्ड भाई प्लीज़ हमारी बहन के लिए कुछ खाने को ला दें, यह हमारी इकलौती और लाडली बहन है। अगर भूख की वजह से इसे कुछ हो गया तो हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। देखें तो सही, मासूम का चेहरा भूख से कैसा पीला पड़ गया है। हालांकि वो पीला रंग के धब्बों की वजह से लग रहा था। वो गार्ड जो पहले इनके रंगीन चेहरों और अजीब बातों से तंग आ चुका था, गुस्से से लाल पीला हो गया। ओए, तुम तीनों खामोश रहो, वरना मैंने गोली मार दी, तुम्हारी ये भूख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुँह से नहीं निकले, वरना अच्छा नहीं होगा। दानियाल अब कहाँ बाज आने वाला था। उसने एक बार फिर मसलूमियत और डटाई का मिक्सचर बनाकर कहा, देखो भाई, अल्लाह वास्ते खाने का कुछ ले आओ, वरना अगर ये भूख से मर गई तो क्या होगा। भूखे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसका मैदा बहुत छोटा है। दानियाल की उल्टी सीधी मंतक पर वहाँ कैद लड़कियाँ जो अभी तक सहम कर बैठी थी, अपनी हंसी दबाने पर मजबूर हो गई। पूरा माहौल जो थोड़ी देर पहले तक बेहद खौफनाक था, अब इनकी वजह से किसी कॉमेडी ड्रामे का सीन लग रहा था। एक गार्ड ने दूसरे से बेजारी से कहा, ओए तुम जाओ, बाहर से जाकर कहो कि इनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, वरना ये मरियम से लड़की तो सच में मर जाएगी। दूसरे गार्ड ने झटझक रहा, पास तो भी यहाँ नहीं है, वो तो शाम को आएंगे। पहले गार्ड ने अपना सर पकड़ लिया, तो फिर तुम खुद ही जाकर कुछ ले आओ, वरना ये तो बोल बोल कर हमारा दिमाग खा जाएगा। कुलनैन ने कहा, और हाँ, सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपका खून भी पी जाएंगे। गार्ड ने उसे ऐसी खूनखार नज़रों से घूरा जैसे अभी गोली मार देगा, मगर गुलनैन ने बेखौफी से उसे आंख दिखाई। हमज़ा जो इन दोनों के दरमियान बंधा हुआ था, अपनी हंसी जब्त कर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ये दोनों नमूने बाज आने वाले नहीं हैं। वो जानता था दानियाल और गुलनैन जानबूझकर गार्ड को जिच कर रहे हैं। गार्ड ने बेजारी से दानियाल की तरफ देखा और दांत पीसते पूछा, ओए जोकर, बता क्या खाना है। दानियाल ने ऐसे गर्दन अकड़ाई जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठा और बड़ी शान से बोला, देखो गार्ड भाई, पहले तो नोट कर लो, हमें चिकन कढ़ाई चाहिए, और याद रहे कि टमाटर अच्छे से गले हों, हरी मिर्चें ऊपर छिड़क कर लाना। गुलनैन ने कहा, और हाँ, उसके साथ तिलों वाले खस्ता मखनी नान लाजमी है, सादा रोटी हम बिल्कुल नहीं खाते। गार्ड का मुंह खुला रह गया, मगर दानियाल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। अभी मेन्यू ख़त्म नहीं हुआ, साथ में रायता, कचूमर, सलाद, जिसमें खीरा बिल्कुल बारीक कटा हो, और हाँ, पीने के लिए बिल्कुल ठंडी बोतल, इतनी ठंडी कि उसे हाथ लगाऊं तो हाथ जम जाए। और मीठे में, गुलनैन ने मासूमियत से पूछा, भाई मेरा बीपी लो हो रहा है, 2 गर्मा गर्म गुलाब जामुन तो बनते हैं ना। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लड़कियाँ और बकिया गार्ड अर्ज से साकत खड़े हो गए, जैसे इन्हें करंट लग गया। एक गार्ड ने दूसरे के कान में कहा, ओए, ये कैदी हैं हमारे, हमारे पास के दामाद, ये तो पूरा वलीमा मांग रहे हैं। हमज़ा जो दीवार के साथ बंधा हुआ था, अपनी हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वह सोच रहा था कि इतने ख़तरनाक हालात में भी ये दोनों किस मिट्टी के बने। वो दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, ये खाना खाएंगे या हुंडों का बचा कच्चा दिमाग भी खा जाएंगे।
पहले गार्ड ने अपना माथा पीटा। ओए पागलो, ये फैक्ट्री है, पीसी होटल नहीं। भाई अगर मेन्यू पूरा नहीं होगा तो हमारी बहन बेहोश हो जाएगी, फिर आप उसे संभालते रहना। दानियाल ने बड़ी संजीदगी से धमकी दी। गार्ड ने बेबसी से दूसरे गार्ड की तरफ देखा और सरगोशी की। जा यार, पर वो ढाबे वाला है, उसे कहो ये सब ले आए, वरना ये लड़का तो सच में हमारा खून पी जाएगा। जा जल्दी कर। दूसरा गार्ड बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद गार्ड एक बड़े से थाल में तिलों वाले नान, कढ़ाई बिरयानी की महकती हुई प्लेट और ठंडी बोतलें लेकर दाखिल हुआ। खाने की खुशबू ने पूरे हाल में हलचल मचा दी। लो खा लो और अपनी ज़बान को लगाम देना। मैं तुम दोनों के हाथ खोल रहा हूँ, लेकिन खबरदार अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो गोली मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। दानियाल ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। अरे गार्ड भाई, हमारी यहाँ भूख से जान निकल रही है, हम मासूम भला क्या चालाकी करेंगे। हमारा तो पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ कढ़ाई और बिरयानी की पोटियों पर है। जैसे गार्ड ने दानियाल गुलनैन के हाथ खोले, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पिछले 7 जन्मों के भूखे हों। दानियाल ने एक बड़ा सा नान तोड़कर कढ़ाई के शोरबे में डुबोया और मुंह में डालकर आंखें बंद कर ली। ओहो हो, गार्ड भाई मानना पड़ेगा, ढाबे वाले ने अदरक बिल्कुल परफेक्ट डाली है। गुलनैन ने भी कढ़ाई की एक बड़ी सी बोटी उठाई, उसे चबाते हुए बोला। दानियाल, ये नान तो सच्ची में बहुत मखनी है। भाई साहब, अगर थोड़ा सा रायता और दही मिल जाता तो मज़ा आ जाता, मगर खैर अभी इसी से काम चला लेते हैं। वो दोनों इतने मज़े से और इतनी तेज़ी से खा रहे थे कि वो लड़कियां और गार्ड्स भी हैरत से इनका मुंह तक रहे थे। दानियाल तो नान के साथ साथ उंगलियां भी चाट रहा था। दूसरी तरफ हमजा बिल्कुल खामोश बैठा था। उसने खाने की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसकी नज़रें मुसलसल गार्ड के बेल्ट पर लगी चाबियों और कमरे के दरवाज़ों पर थीं। वह जानबूझकर संजीदा और डरा हुआ बनकर बैठा रहा ताकि गार्ड को इस पर शक ना हो। और लड़के, तू क्यों नहीं खा रहा? गार्ड ने हमजा को ठोकर मारी। भाई उसे रहने दें, उसे जब डर लगता है तो इसका गला बंद हो जाता है। दानियाल ने मुंह में दांत ठोंसते हमजा की तरफ देखकर कहा। ये तो बेचारा पानी भी नहीं पी रहा, इसका हिस्सा भी मैं ही खा लेता हूँ। गुलनैन ने ठंडी बोतल का ढक्कन खोला, एक लंबा सा घूंट भरकर आह की आवाज़ निकाली। अब आए ना कलेजे में ठंड। हमजा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे हिस्से की बोतल भी पी रही हूँ। वो दोनों खाना इस तरह से खा रहे थे कि जैसे किसी पिकनिक पर आए हों, जबकि हमजा के दिमाग में इस वक्त आज़ादी का पूरा नक्शा तैयार हो रहा था। अचानक फैक्ट्री के बाहर फायरिंग की तड़तड़ाहट से खामोशी टूट गई। गोलियों की आवाज़ें इतनी शदीद थी कि दीवारें लरज़ उठीं। गार्ड्स ने फ़ौरन अपनी बंदूकें सीधी की और कैद लड़कियां खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। इन तीनों के चेहरे पर हैरत फैल गई कि आखिर ये बाहर हो क्या रहा है। ओए, जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है, एक गार्ड चलाया। तभी दूसरा गार्ड हाँफता हुआ अंदर आया। हमला हुआ है, लड़कियों को लेकर पिछले रास्ते से निकलो। गार्ड बदहवासी में लड़कियों की रस्सियाँ खोलने लगे ताकि इन्हें वहाँ से निकाल सकें। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी और गार्ड्स कम, इसलिए वहाँ अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज़ें बिल्कुल करीब आ रही थी, जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो रहा हो। इस शोर शराबे में इन तीनों की नज़र सामने वाले बड़े दरवाजे पर पड़ी और एक ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुला। धुएं के बादलों में से एक साया नमूदार हो, जिसे देखकर दानियाल, हमजा और गुलनैन की जान निकल गई। दानियाल का नवाला गले में फंस गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा, जबकि गुलनैन की आंखें हैरत और खौफ से इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल आएंगी। इन तीनों के पैरों के तले से ज़मीन ही निकल गई। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। बेख्तियार तीनों के मुँह से एक साथ निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी वो समझ भी नहीं पाए थे कि जैन के आदमी एक तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल और घुंडों पर टूट पड़े। फायरिंग और मारधाड़ के शोर में अहमद भी तेज़ी से अंदर आया। वह भी हालात का जायज़ा ले रहा था कि जैन और अहमद दोनों की नज़रें तीनों नमूनों पर जम गई। दानियाल और गुलनैन का हुलिया देखकर अहमद का मुंह खुले का खुला रह गया। दानियाल के मुंह में अभी तक बोटी थी और दानियाल की उंगलियां बिरयानी से भरी हुई थीं। इनके सामने पड़ी कढ़ाई और बिरयानी की प्लेटें इतनी पिकनिक की गवाही दे रही थी। जैन ने अपनी सुर्ख आंखों से इन तीनों को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर दानियाल, गुलनैन और हमजा को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। जैन का ये जाहो जलाल इन गुंडों की बंदूकों से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। जैन मुड़ा और वहाँ कैद बाकी लड़कियों की तरफ देखा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि फ़ौरन लड़कियों की रस्सी खोलकर इन्हें आज़ाद किया जाए, मगर उसकी नज़रें बार बार घूमकर इन तीनों पर पड़ रही थी, जैसे वह दिल में इसके कीमे का मेन्यू तैयार कर रहा हो। जैन ने अपनी गहरी बारो आवाज़ में अपने ख़ास आदमी को हुक्म दिया, इन सब लड़कियों को भी यहाँ से निकालो, पूरी हिफाजत के साथ इनके घर तक पहुँचाओ, किसी को एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जैन घुमा और इन तीनों की तरफ देखा। वहाँ एकदम मौत जैसी खामोशी छा गई। जैन के कदमों की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। जब वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ा, दानियाल, गुलनैन और हमजा की हालत ऐसी थी जैसे अभी मर जाएंगे। दानियाल के आधे नीले पीले चेहरे पर थोड़े थोड़े सालन के निशानात थे और गुलनैन के हाथों में पकड़ा नान का टुकड़ा वहीं जम गया था।
जैन इनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सुर्ख आंखें बारी बारी इन तीनों के रंगीन चेहरों और सामने पड़ी कढ़ाई की अधूरी प्लेटों का जायजा ले रही थी। तो जैन का सर्द लहजा किसी तेज़धार खंजर की तरह इनके कानों से टकराया। वलीमा ख़त्म हो गया हो तो चले। दानियाल ने थूक निकला और बमुश्किल बोला, भाई वो असल में ये लोग बहुत इसरार करे थे तो हमने सोचा इनका दिल ना टूटे। जैन का खामोश गुस्सा किसी बड़े तूफान की निशानी थी। अहमद ने माथे पर हाथ मारा, हमजा को इशारा किया कि इन्हें फ़ौरन से यहाँ निकालो वरना जैन यहाँ इनका हिसाब बराबर कर देगा। गाड़ी में बैठो। जैन के धाड़ ने इनकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। तीनों ऐसे भागे जैसे पीछे शेर लगा हो। दानियाल भागते भागते भी मुड़कर कढ़ाई की बोटी को हसरत से देख रहा था, जबकि गुलनैन अपने दुपट्टे से चेहरे का रंग साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इन्हें पता था कि फैक्ट्री के गुंडों से तो जान छूट गई, लेकिन असली अजाब तो अब घर जाकर शुरू होना है। गाड़ी में अजीब सी घुटन और खामोशी छाई हुई थी। जैन ड्राइविंग सीट पर था और उनके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो किसी भी वक्त फटने के करीब है। अहमद उसके बराबर वाली सीट पर बैठे बार बार पीछे मुड़कर तीनों रंगीन नमूनों को देख रहे थे जो पिछली सीट पर एक दूसरे से चिपक कर भीगी बिल्ली बैठे थे। दानिया ने डरते डरते अपनी कमीज़ के पल्लू से चेहरा रगड़ा, जिससे नीला रंग साफ होने की बजाय उसके कानों तक फैल गया था। गुलनैन ने आस्था सरगोशी में हमजा से पूछा, हमजा क्या लगता है, सीधा फांसी होगी या पहले थोड़ी धुलाई? हमजा ने आंखों के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा, क्योंकि इस वक्त सैन का पारा 7वें आसमान पर था। वो तीनों भी एक दूसरे से कुसर कुसर कर ही रहे थे कि तभी सैन ने अचानक ज़ोर से ब्रेक मारी। गाड़ी एक शदीद झटके से रुकी और वो तीनों उछलकर अगली सीट से जा टकराए। सैन ने पीछे मुड़कर इन पर एक ऐसी कहर आलूद नजर डाली कि तीनों का खून खुश्क हो गया। अगर एक लफ्ज़ भी किसी के मुंह से निकला, सैन की आवाज़ धीमी लेकिन बेहद ख़तरनाक थी, तो मैं तीनों किसी सड़क पर उतार दूंगा, यहाँ से पैदल घर जाओगे। इस धमकी के बाद गाड़ी में ऐसी खामोशी छाई कि सिर्फ इनकी सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। दानियाल ने तो अपना मुंह हाथों से ढांप लिया और गुलनैन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, जबकि हमजा खिड़की से बाहर वीराने को घूरने लगा। अब सबको बस घर पहुंचने और वहां होने वाले धमाके का इंतज़ार था। घर की ऊपरी मंजिल की राहदारी में खामोशी थी। अदन जल्दी में सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि मोड़ काटते वो सामने से आते राहिल से ज़ोरदार तरीके से टकरा दी। अचानक हुई इस टक्कर ने दोनों का तवाज़न बिगाड़ दिया। वो दोनों ही फर्श पर जा गिरे। गिरते वक्त राहिल ने अदन को संभालने की कोशिश की, जिसकी वजह से अदन बराह रास्त राहिल के ऊपर आ गिरी। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। अदन के हाथ राहिल के मजबूत शानों पर था और उसके बिखरे हुए बाल राहिल के चेहरे को छू रहे थे। दोनों के दरमियान फासला इतना कम था कि वे एक दूसरे की सांसों की तपिश महसूस कर सकते थे। अदन की बड़ी बड़ी आंखें राहिल की गहरी नज़रों में उलझ कर रह गई। उसका दिल सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा राहिल इसकी धड़कनें साफ सुन रहा है। दूसरी तरफ राहिल का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। अदन की कुर्बत ने उसके तमाम हवास साकित कर दिए थे। उसने बेख्तियार अपना हाथ अदन की कमर पर रखा, जैसे उसे खुद से मज़ीद करीब करना चाहता हो। ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ, लेकिन खामोशी में जज्बात का एक समंदर ठाठे मार रहा था। अदन को अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसकी पलकें लरज़ने लगी और हया की लाली ने इसके चेहरे को दहका दिया। अचानक अदन को होश आया कि वो किस हाल में। जैसे अपनी हालत का अदराक हुआ तो उसने घबराकर फ़ौरन राहिल को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। इसका चेहरा तिमतिमा रहा था और धड़कनें बेकाबू थी। वो एक पल भी वहाँ मसीद नहीं रुकी और बिना पीछे मुड़ी बदहवासी से वहाँ से भाग निकली। राहिल वहीं फर्श पर बैठा रह गया। उसका हाथ अभी तक अपने सीने पर था, जहाँ अदन के वजूद की तपिश अब भी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी के साए गहरे हो गए। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। मैं क्यों बार बार इससे टकरा रहा हूँ? जब वो मेरे करीब होती है तो मैं खुद पर काबू क्यों खो देता हूँ? मेरी धड़कनें इसके कदर बेनकाम क्यों हो जाती है? उसने सख्ती से अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी ख्याल को झटकना चाह रहा हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तो किसी और की जगह है। फिर अदन की कुर्बत मुझे इस कदर क्यों पिघला रही है? राहिल इस वक्त इस बात से बिल्कुल अनजान तक तकदीर इसके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। उसे क्या मालूम था कि वक्त बदलने के बाद ही उस इश्क में इस तरह तड़पेगा कि उसे अपनी हर सांस बोझल लगेगी। वो अदन जिससे अभी वो दामन छुड़ा रहा है, एक वक्त आएगा जब राहिल इसी अदन के एक दीदार और इसकी एक पुकार के लिए तरसेगा, मगर तब अदन उसके पास नहीं होगी। राहिल ने दीवार का सहारा लेते खड़े होते अपने कपड़े झाड़े, मगर उसके जहन में अदन की वो लरसती हुई पलकें और हया से सुर्ख होता चेहरा किसी नक्श की तरह जम गया था। उसने गहरा सांस लिया और खुद को बावर करवाया कि यह सब महज एक इत्तफाक था। नायब बेगम लाउंज में जहाँ निमरा और सहर बैठी बातें कर रही थी, उन्होंने इधर उधर देखते पूछा, निमरा बेटा, अहमद कहाँ है? सुबह से नज़र नहीं आया। हम ही वो जैन भाई के साथ कहीं गए, कह रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे। निमरा ने कहा। अच्छा। नायब बेगम ने सर हिलाया।
ये गुलनैन, दानिया और हमसा कहाँ है? सुबह से उठे हुए और अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला। सहरिश ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये तुन्ने नमूने आखिर है कहाँ। निमरा ने मुस्कुराते कहा, हाँ, पता नहीं इनका क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हैं। सहरिश ने कंधे उचकाए। उसे क्या मालूम था कि इस बार ये तीनों नमूने किस तरह के खतरनाक मिशन पर गए हुए। घर में जब भी वो तीनों एक साथ गायब होते तो यही कहते थे कि वो 3 नमूने कहाँ गए, क्योंकि सब जानते थे जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होगा। तभी नेहान हंसती मुस्कुराती घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे उसी ने निमरा और सहरिश को लाउंज में देखा, वो खुशी से उछलकर उनकी तरफ आई और सीधा निमरा के गले से लग गई। कैसी हो प्यारी दुल्हन साहिबा? नेहान ने इतने ज़ोर से चीख कर पूछा कि निमरा एकदम उछल पड़ी। आराम से नेहान, कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? निमरा ने संभलते हुए कहा। नेहान फिर सहरिश से मिली और इन दोनों के साथ सोफे पर बैठ गई। यार, तुम लोगों ने इतनी सुबह मुझे बुला लिया और जल्दी आने का कहा, लेकिन गुलनैन तो अभी तक उठी भी नहीं। नेहा ने इधर उधर देखते हुए कहा। तो निमरा ने जवाब दिया, वो तो सुबह की उठी है, बल्कि बहुत पहले की। तो फिर वो कहाँ है? नज़र क्यों नहीं आ रही? वो तीनों नमूने फिर किसी मिशन पर गए हुए हैं, सहरिश ने तंजिया अंदाज में कहा। अच्छा निमरा, अब ये छोड़ो और ये बताओ। नेहा ने सोफे पर नीम दराज होते निमरा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हमारा सुल्तान मुअज़्ज़म कैसा था, बताओ। नेहान की बात सुनकर निमरा के चेहरे पर एकदम खून उतर आया। निमरा का रंग शर्म से सेब की तरह सुर्ख हो गया और उसने फ़ौरन नज़रें झुका गई। सहरिश भी ये सुनकर गुलाबी हो गई, मगर उसे नेहान की इस हरकत पर मज़ा बहुत आ रहा था। पागल हो क्या? क्या कह रही हो? निमरा ने हिकलाते बमुश्किल कहा। अरे बताओ ना, शर्माओ तुम, हमसे क्या छुपाना। नेहान ने शरारत से निमरा का बाजू हिला। तुम क्यों पूछ रहे हो? निमरा ने नज़रें चुराते पूछा। यार, कल को अगर मेरी शादी हुई तो फिर? नेहान ने मासूमियत से कंधे उचकाए। बहुत बेशरम हो तुम नेहान, निमरा ने चीख कर कहा तो नेहान और सहरिश का ज़ोरदार कहका निकाला। नेहान ने हंसते हुए कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। गाड़ी सिकंदर विला के पोर्च में आकर रुकी तो वह एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि शादी की वजह से ख़ानदान के तमाम अफराद अहमद के घर पर जमा थे। इसलिए यहाँ की खामोशी इन तीनों के लिए किसी कब्रिस्तान के सकूत से कम नहीं थी। गाड़ी रुकते ही जैसे इन तीनों की जान निकली। हमजा, दानियाल और गुलनैन, जो अब तक एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, अब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगने लगे। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि घर में इस वक्त कोई नहीं है जो इन्हें ज़ैन के गुस्से से बचा सके। ज़ैन और अहमद खामोशी से उतरकर अंदर चले गए, जिसका साफ मतलब था कि अब इन तीनों रंगीन नमूनों की बारी है। क्या कुछ नहीं हो सकता? गुलनैन ने रूहानसी होकर पूछा। कुछ नहीं मेरी बहन, कुछ नहीं। दानियाल ने फिल्मी हीरो की तरह ड्रामाई अंदाज में ठंडी आ भरी। मेरी बहन और मेरे भाई, अगर मैंने कभी तुम लोगों को दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। शायद यह हमारा आखिरी वक्त था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे मुल्कुल मौत सामने ही खड़ा। बंद करो अब ये ड्रामे। हमजा ने झुंझला कर उसे टोका। चलो, हालांकि इसका अपना दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहाँ? कब्र में? गुलनैन ने कहा। हाँ, कब्र में, हमजा ने भी बेचारगी से कहा। आखिरकार हिम्मत जमा करते वो तीनों गाड़ी से बाहर निकले। इनके कदम इतने भारी थे जितने पैरों में मनोवजनी जंजीरें बांधी। वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए घर के लाउंज के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े, जो इस वक्त इन्हें किसी कार के मुंह की तरह लग रहा था। हर आहट पर वो उछल पड़ते और दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करते। वो दबे कदमों हाल में दाखिल हुए, जहाँ की खामोशी इनके मज़ीद डर में इजाफा कर रही थी। इन सब की नज़रें ऊपर की मंजिल की तरफ उठी, जहाँ से किसी भी वक्त तूफ़ान दस्तक दे सकता था। वो तीनों सिकंदर विला के लाउंज में सोफे पर बिल्कुल सहमे हुए बैठे थे। घर की खामोशी इनके खौफ को 100 गुना बढ़ा रही थी। हमजा, दानियाल और गुलनैन एक दूसरे से जुड़कर बैठे जज के आखिरी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सीढ़ियों पर भारी और जानदार कदमों की आवाज़ गूंजी। अहमद के साथ ज़ैन बेहद जाहो जलाल के साथ नीचे उतरा। ज़ैन के चेहरे पर इस वक्त बारूद जैसी सख्ती थी, जिसे देखकर इन तीनों नमूनों का खून खुश्क हो गया। दानियाल ने बेख्तियार गुलनैन का बाजू दबाया। हमजा ने सख्ती से अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लीं। उसकी हालत ऐसी थी जब इससे अभी इसका सांस रुक जाएगा। ज़ैन चलता हुआ इनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। लाउंज में इस वक्त इतनी खामोश थी कि इनके घबराए हुए सांसों का शोर था। अहमद साइड पर खड़ा गुस्से से इन तीनों को घूर रहा था। क्या समझते हो तुम तीनों खुद को? हाँ, ज़ैन ने बेहद सर दौड़कर रसदार आवाज़ में पूछा। उसकी आवाज़ में छुपा गुस्सा किसी तूफ़ान की तरह पूरे हाल में गूंजा। क्यों गए थे वहाँ? पता भी है कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? ज़ैन की इस जानदार धाड़ पर वो तीनों सोफे पर बैठे बैठे एकदम में उछल पड़े। तीनों ने मुजरिमों की तरह अपनी नज़रें बिल्कुल झुका ली और फर्श को घूरने लगे, क्योंकि इस वक्त ज़ैन की इसकी सुर्ख और गज़बनाक आंखों का सामना करने की हिम्मत इनमें से किसी की भी नहीं थी। अहमद ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई और फिर ज़ैन की तरफ देखा। ज़ैन, देर हो रही है, जो करना इन नमूनों के साथ बाद में करो, अभी हमें चलना चाहिए। ज़ैन ने गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा ज़ब्त किया और बारी बारी तीनों को देखा।
उसकी सर्द और रुकाबी नजरें पहले दानियाल और हमजा पर टिकी। तुम दोनों वहाँ वेटर्स बनकर जाओगे। अगर मैंने कल तकरीब में तुम दोनों को अपने काम से इधर उधर होते हुए देखा तो याद रखना अच्छा नहीं रहेगा। सैन का बारह हतमी लहजा पूरे लाउंज में गूंजा। सैन का यह फैसला सुनते दानियाल और हमजा के मुंह से एक चीखनुमा आवाज़ निकली। क्या? दोनों का चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ गया। फिर सैन ने अपनी नज़रें घुमाकर गुलनैन पर जमाई। हाँ, और तुम? अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर डांस करते देखा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर गुलनैन का मुंह खुलने का खुला रह गया और पलकें झपकाए बगैर सैन को देखने लगी। इसके तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, क्योंकि उसने तो आज वलीमे पर बहुत डांस करने का सोच रखा था और दिल ही दिल में सोच रही थी कि पता नहीं दोबारा कोई ऐसा फंक्शन आता है कि नहीं। तीनों ने डर के मारे फ़ौरन इस बात में सर हिलाया, लेकिन गुलनैन ने तो सैन की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। तभी गुलनैन ने डरते डरते अपना फ़ोन आगे बढ़ाया और उसे सैन की तरफ कर दिया। सैन ने उसकी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या है। ये वो हमने वहाँ वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये वो है। गुलनैन ने हकलाते हुए मुश्किल कहा। ये सुनना था कि हमजा और दानियाल ने सदमे से मुंह खोले गुलनैन को देखा, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री में तो गुलनैन ने फ़ोन उस आदमी को दे दिया था। लेकिन जब दानियाल ने गौर किया तो उसे समझ आया कि वहाँ जो फ़ोन किया गया वो दानियाल का था, गुलनैन का नहीं, और ये गुलनैन का अपना फ़ोन था जिसमें सबूत महफूज था। सैन ने गुलनैन के हाथ से फ़ौरन फ़ोन लिया और उन तीनों पर एक आखिरी नज़र डाली। 20 मिनट हैं तुम तीनों के पास, अपने ये चेहरे साफ़ करो और नीचे आ जाओ। सैन ने सरदा आवाज़ में हुक्म दिया और अहमद के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। सैन और अहमद के लाउंज से बाहर निकलते हैं जैसे इन तीनों के हलक में फंसी जान वापस आई। दानियाल ने सदमे की आखिरी स्टेज पर पहुंचकर गुलनैन को घूरा। तुमने मेरा आईफोन इस होंडे के हवाले कर दिया। वो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी गुलनैन। दानियाल ने बगैर आवाज़ के चिल्लाते अपना सर पकड़ लिया। उसे अपना फ़ोन छुपाकर हीरोइन बन गई, ऊपर से मेरा फ़ोन भी गया और वेटर की नौकरी भी मिल गई। और चुप करो, मेरी चालाकी की वजह से सैन भाई के हाथ में सबूत आया, वरना वो हमें यहीं जिंदा गाड़ देते। गुलनैन ने सोफे से उठते हुए फ़ख्र से अपनी गर्दन अकड़ाई, मगर अगले ही पल उसे सैन की धमकी याद आई। हाय अल्लाह, यहाँ से मेरा डांस, मेरा सारा लहंगा, मेरा मेकअप सब बर्बाद कर दिया इस हिटलर ने। तुम दोनों को अपने डांस और फ़ोन की पड़ी है। हमजा ने बेचारगी से अपनी घड़ी देखी। सिर्फ 18 मिनट रह गए। अगर 20वें मिनट पर हम नीचे न पहुँचे और हमारे चेहरों से नीला पीला रंग हुआ तो सैन भाई हमें सचमुच का वेटर बनाकर किसी होटल पर छोड़ाएंगे। भागो यहाँ से। हमजा की बात सुनते वो तीनों बिजली की तरह दौड़े। दानियाल अपना फ़ोन का गम भूलकर सीढ़ियों की तरफ भागा। गुलनैन ने अपना दुपट्टा संभाला और हमजा को धक्का देते ऊपर की तरफ लपकी। वो तीनों इस वक्त ऐसे बदहवास होकर अपने कमरों की तरफ भाग रहे थे जैसे पीछे कोई टाइम बम टिक टिक कर रहा हो। कमरों में भागते उसने दानियाल ने वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई किला फतह करना हो। वो आईने के सामने खड़ा और साबुन रगड़ रगड़ कर अपने चेहरे का नीला और पीला रंग साफ़ करने लगा, लेकिन रंग था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। या अल्लाह, ये गुंडे कौन सा पेंट इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो मेरी जल्द का हिस्सा बन गया है। दानियाल ने तौलिए से चेहरा रगड़ते बेचारगी से आसमान की तरफ देखा। दूसरी तरफ गुलनैन अपने कमरे में खड़ी मेकअप रिमूवर और टिश्यू पेपर्स का ढेर लगा चुकी थी। अगर ये रंग साफ ना हो तो मैं वलीमे में इस बंदर जैसी शक्ल के साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी, चाहे जैन मुझे गोली ही क्यों ना मार दे। उसने रोते हुए अपने गालों को रगड़ा। ठीक 19वें मिनट पर हमजा, दानियाल और गुलनैन दोबारा लाउंज में पहुंच चुके थे। इनके चेहरे अब साफ तो थे, लेकिन रगड़ने की वजह से जगह जगह से बिल्कुल सुर्ख हो चुके थे, जैसे अभी भी किसी जंग से लौटे हों। जैन और अहमद पोर्च में खड़े गाड़ी के पास इनका इंतज़ार कर रहे थे। जैन ने सर्द नज़रों से इन तीनों के तमतमाते चेहरे का जायज़ा लिया। गाड़ी में बैठो, जैन ने बिना कोई तासुर दिए सर्द आवाज़ में कहा। तीनों बगैर कोई आवाज़ किए सर झुकाए पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। गाड़ी सिकंदर विला के पोर्ट से निकलकर अहमद के घर की तरफ बढ़ने लगी। पोर्ट से निकलते दानियाल ने आस्ते से गुलनैन के कान में सरगोशी की। गुल, दुआ करो वहाँ हाल में कोई जानने वाला मेहमान ना है। अगर किसी ने मुझे ट्रे उठाए देख लिया तो मैंने जहर खा लेना है। हमजा ने इन दोनों को घूरा। तुम दोनों अभी चुप नहीं हो सकते। सामने देखो, घर आ गया और हमारी ड्यूटी का वक्त शुरू होने वाला है। सब गाड़ी से उतरे और गुलनैन तो जैसे 1 मिनट भी वहाँ मज़ीद खड़ी नहीं रहना चाहती थी। वह सीधा अंदर की तरफ भागी और लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ नेहान, सैरिश और निमरा बैठी बातें कर रही थी। गुलनैन ने बिना कुछ बोले सोफे पर धड़म से खुद को गिराया और लंबा सांस लिया जैसे सदियों की थकन उतार रही हो। उसका ये हाल और चेहरे की लाली देखकर सैरिश तंग रह गई। तुम कहाँ से जंग फतह करके आई हो? कहाँ थी सुबह से? सैरिश ने हैरत और तफ्तीशी अंदाज में पूछा। गुलनैन ने बात टाल दी। कुछ नहीं यार, बस एक ज़रूरी काम था, वहीं गए हुए थे। नेहान ने सोफे से उठते हुए कहा। चलो उठो सब, हमें देर हो जाएगी, पार्लर भी तो जाना है ना। नेहान की बात सुनते चारों जल्दी से उठ खड़ी हुई। अदन घर से ही आने वाली थी। वलीमे का हाल रोशनियों से जगमगा रहा था और मेहमानों की चहल पहल अरूज पर थी।
स्टेज पर निब्रा और अहमद बैठे थे। दूसरी तरफ दानिया और हमजा की हालत देखने लाई थी। दोनों वेटर्स बड़े खड़े थे। जैन के खौफ का ये आलम था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जैन की उकाबी नज़र बार बार पूरे हाल का चक्कर लगा रही थी। यार ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दानिया ने हमजा के कान में सरगोशी की। वो देखो ज़रा, गुल लड़की है ना, इसलिए जैन भाई उसे कुछ नहीं कहेंगे। बदकिस्मती से हम लड़के हैं, तो अब देखो हमारा ये हाल है। मेहमानों को बोटियाँ बांट रहे हैं और अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। हमजा ने बेचारगी से अपनी टाई सीधी की। चुप कर दानियाल, अगर भाई ने सुन लिया तो बिरयानी सर्व करने की बजाय बिरयानी में हमारा कीमा बना देंगे। उधर लड़कियों के सेक्शन में तो अलग ही समा था। गुलनैन, जो जैन की डांस ना करने वाली धमकी को हाल के दरवाजे पर ही भूल चुकी थी, इस वक्त निनान, सहरिश और अदन के साथ स्टेज के सामने डीजे के लाइव म्यूज़िक पर बेहद खूबसूरत धमाकेदार डांस कर रही थी। वो चारों बेहद खूबसूरत लग रही थी। सब मेहमानों की नज़रें इस पर थम गई। गुलनैन तो खुशी से उछल उछल कर डांस करती जैसे इसे किसी का डर ही ना हो। दानियाल ने हसरत से गुलनैन को भंगड़ा डालते देखा और हंसी शक्ल बनाकर हमजा से बोला, देखो हमजा, वहाँ वो मिशन कड़ाही की पार्टनर पर ऐश कर रही है और हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास गिन रहे हैं। काश मैं भी लड़की होता, कम से कम इस लहंगे में डांस तो कर लेता। हमजा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और दानियाल को कोहनी मारी, क्योंकि सामने से एक मोटे से मेहमान इनकी तरफ ही आ रहे थे। यूँ एक तरफ जहाँ लड़कियों के कहके रक्स सर्व करके रक्स और सरूर की खूबसूरती थी, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों नमूने की मासामाना मजाक का खेज बेटे ड्यूटी लम्हे वलीमे की बेहद को बेहद फ़नी और यादगार बना रही थी। हाल की एक तरफ जहाँ मेहमानों का शोर कम था, जैन ढाई को ढीला करता फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए आगे बढ़ रहा था। गुलनैन की दी गई वीडियो का वो बारीक बैनी से जायज़ा ले रहा था और उसकी आवाज़ पूरी तरह इस केस में उलझे हुए थे। फ़ोन वो देखते अपनी मोड़ काट ही रहा था कि अचानक सामने से आती एक लड़की उससे ज़बरदस्त टकराई। टक्कर इतनी अचानक और तेज़ थी कि लड़की है कि हाथ से इसका छोटा सा हैंडबैग छूटकर फर्श पर गिरा और तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो पीछे की तरफ गिरने लगी। जैन ने बिजली से तेज़ी से फ़ोन एक हाथ में संभाला और दूसरे हाथ से लड़की आगे बढ़कर लड़की को दोनों बाजुओं से मजबूती से थामा और इसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। जैसे ही लड़की समझी, जैन की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे के सारे तासुरात एक पल में बदल गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। आयरा, जैन ने बेयकीनी से कहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा। आयरा ने सीधे खड़े होते अपने लिबास को दुरुस्त किया और अपनी खूबसूरत गहरी आंखों से जैन को घूरते बेहद मान से शिकवा किया। हाँ जैन, तुम तो यहाँ आकर मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। मुझे तो तुमसे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। उसके लहजे में सच्ची नाराज़गी और अपनाइयत झलक रही थी। आयरा, तुम यहाँ पाकिस्तान कैसे आई? जैन ने अभी तक इस अचानक सरप्राइज़ को हज़म नहीं किया था। जैन, मैं वहाँ पर अकेली थी ना, और तुम भी फ़ोन नहीं कर रहे थे, बस इसीलिए मैंने टिकट लिया और सीधी यहाँ आ गई। जब तुम्हारे घर पहुँची तो वहाँ गार्ड ने बताया कि सबकी शादी की वजह से हाल में गए हुए हैं। बस फिर मैंने एक गार्ड से कहा कि मुझे यहाँ तक ले आए। आयरा ने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए पूरी कहानी सुनाई। चलो, तुम इतना लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी, और मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी से मिलने की तो मेरी कब से ख्वाहिश थी। आयरा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। जैन ने झुककर इसका बैग थमाया और उसे थमाते उसके साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर खड़ी गुलनैन, जो अब तक डांस के मूड में थे, उसकी नज़रें जैसे ही जैन के और इस नई लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसके कदम वहीं पर ही जम गए। डीजे का लाउड म्यूज़िक उसके कानों में बज रहा था, लेकिन उसका दिमाग एकदम साई साई करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और ये आखिर लड़की है कौन। पूरे फैमिली या फ्रेंड्स के सर्कल में उसने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा था। सबसे ज़्यादा हैरत और झटका गुलनैन को जैन के रवैये पर लगा। जैन, जो लड़कियों से मीलों दूर रहता था, जिसका सर्द और वसीला लहजा किसी को पास भटकने नहीं देता था, वो इस वक्त इस लड़की से न सिर्फ नरमी से बात कर रहा था, बल्कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। गुलनैन का मुंह हैरत से खुल गया। वो दोनों जिस अपनायत से एक दूसरे के साथ चल रहे थे, उसे देखकर गुलनैन जो कुछ समझ रही थी, उसका दिल वो सच्चाई मानने से इनकार कर रहा था। एक अजीब सा अनजाना खौफ उसके अंदर सर उठाने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? गुलनैन ने दिन ही दिन में खुद को झटका, लेकिन इसका दिल किसी अनमोल चीज़ के खो जाने का डर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी नज़रें मुसलसल इन दोनों के पीछे जा रही थी और इसके चेहरे की सारी खुशी एक दर में ही गायब हो गई। गुलनैन वहाँ से उल्टे कदम लौटी और तेज़ रफ्तारी से चलती सीधी दानियाल और हमजा के पास पहुँची, जो वो खुद हैरत के मारे मारे मूरत बने हुए थे। ओए, ये लड़की कौन है? गुलनैन ने हड़बड़ाकर बेहद संजीदगी बेचैनी से पूछा। वो दोनों खुद गहरी सोच में डूबे हुए थे और जैसे गुलनैन की आवाज़ आई, दानियाल ने मुंह खोले जैन की तरफ देखा। यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि ये लड़की कौन है। तुम्हें क्या लगता है कौन होगी ये लड़की?
हमजा ने दानियाल और गुलनैन की तरफ देखकर कहा। दानियाल ने सर हिलाकर बोला, मुझे लगता है ये किसी काम से आई होगी। तुम्हें पता तो है कि जैन भाई लड़कियों से बात नहीं करते, बस कोई ऑफिशियल या बिजनेस का काम होगा, तभी भाई इतने गौर से सुन रहे हैं। हाँ, हो सकता है। गुलनैन ने दानियाल की बात की तायद करते धीरे से कहा। इसका दिल अंदर से बुरी तरह से डर रहा था और अजीब सा वसवसा उसे खाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दिल को एक गहरी तसल्ली दी थी और दिन ही दिन में खुद को समझाने लगी कि हाँ, जैन तो हमेशा लड़कियों से दूर ही रहता है, ये तो कोई काम से ही आई कोई। इस ख्याल के आते ही गुलनैन की बेचैनी को थोड़ा करार आया, मगर उसकी नज़रें अभी उस सिमत में जमी हुई थीं। हाल में मेहमानों का हजूम था। नेहान जो काफ़ी देर से अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, उधर से उधर देखते आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई। हेलो। नेहान ने चौंक कर मुड़कर देखा और धीमे से कहा, जी, आपका नाम? उस लड़के ने बेहद तमीज़ मुस्कुराहट से पूछा। नेहान ने इख्तिसार से सिर्फ अपना नाम लिया। अच्छा, मैं शहराम हूँ, लड़के ने अपना तारुफ करवाया। नेहान ने बस इस बात में सर हिलाया। वो दोनों अभी खड़े ही थे कि दूसरी तरफ से हमजा की नज़रें घूमी और नेहान को एक अनजान लड़के के साथ खड़ा देखकर इसका खून खौलने लगा। उसका सारा ध्यान अपनी बेटी ड्यूटी से हटकर इन दोनों पर जम गया। अच्छा, आप कौन हैं? मतलब किसकी साइड से हैं? शहराम ने तजस्सुस से पूछा। मैं दुल्हन की दोस्त हूँ और दूल्हा मेरा कज़न है, नेहान ने बताया। अच्छा, मैं दुल्हन का कज़न हूँ, शहराम ने शरारत से मुस्कुराते कहा। अच्छा, वैसे हेलो। अभी शहराम बात पूरी कर नहीं कर पाया था कि हमजा तेज़ कदमों से चलता उनके पास बिल्कुल पास आया और सीधा शहराम को देखकर कड़क आवाज़ में हेलो कहा। क्या हो रहा है? हमजा ने अपने गुस्से को दबाते सर्द लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहे थे, नेहान ने मासूमियत से हमजा की तरफ देखकर कहा। क्यों? हमजा ने उल्टा सवाल किया। मुझे क्या पता, ये तो अब आप इनसे पूछें, नेहान ने कंधे उचकाकर कहा। शहराम को वो पटाखा लड़की बहुत पसंद आई। वो दिन ही दिन में उससे मुतासिर हो रहा था। अच्छा, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें गुलनैन बुला रही है, हमजा ने झूठ बोला क्योंकि उसे नेहान का किसी भी लड़के से बात करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, नेहान ने कहा और वहाँ से चली गई। नेहान के जाते ही हमजा ने एक तीखी और गज़बनाक नज़र शहराम पर डाली। उसे अच्छे से घूरा, बगैर कुछ बोले वहाँ से मुड़ गया। शहराम ने हैरत से इसके जाते हुए वजूद को देखा और सर झटक कर बड़बड़ाया, अजीब है। जैन आयरा को लिए सिद्रा बेगम के पास आया, जो बाकी चंद खवातीन के दरमियान में बैठी थी। अम्मी, सैनी ने पुकारा। सिद्रा बेगम ने सर उठाया और उन दोनों को अपने सामने देखा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आयरा ने बेहद सलीके से प्यार से सलाम किया। वालेकुम सलाम, सिद्रा बेगम ने जवाब दिया और फिर हैरत से जैन की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है। अम्मी, ये आयरा है। जैन के मुंह से नाम सुनते सिद्रा बेगम के चेहरे पर पहचानने की चमक उभरी और उन्होंने खुशी से आयरा को जल्दी से अपने साथ लगा लिया। अरे आयरा, तुम हो? कैसी हो? सिद्रा बेगम ने मोहब्बत से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आंटी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कब आई? बस आज ही आई हूँ, पहले आपके घर गई तो वहाँ कोई था नहीं, गार्ड ने बताया, तो फिर सीधी यहाँ पर चली आई। आयरा ने मासूमियत से बताया। अच्छा बेटा, असल में घर में शादी थी ना, इसलिए सब यहाँ हैं। चलो, तुम इतना लंबा सफ़र करके आई होगी, थक गई होगी, तुम यहाँ बैठो, हम अभी जल्दी ही घर जाएंगे, सिद्रा बेगम ने उसे अपने साथ बिठाते प्यार से कहा। जैन ने एक नज़र इन पर डालकर वापस अपने काम की तरफ बढ़ गया। जैन जब वापस जा रहा था तो अभी उसने चंद कदम ही बढ़ाए थे, अचानक गुलनैन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जैन ने सर उठाकर उसे देखा तो एक पल के लिए उसे अपने दिल की धड़कन भी गड़बड़ा गई। गुलनैन इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वलीमे की मुनासबत से इसका लिबास उसके चेहरे की रंगत पर जचता हुआ, मुनफरिद मेकअप और डांस करने की वजह से चेहरे पर आई हल्की सी लाली इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो किसी पूरी परी की तरह लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर लिखी बेचैनी साफ आया थी। जैन ने एक पल में खुद को संभाला और नरमी से पूछा, क्या वो कौन है? गुलनैन ने हकलाते हुए इशारे से उसी सिमत देखा जहाँ आयरा बैठी थी। जैन ने अबरूज कहा, क्यों? बस वो पहली बार कभी देखा नहीं ना, यहाँ किसी के साथ। गुलनैन का दिल अंदर से बुरी तरह डर रहा था कि कहीं जैन कुछ कह ना दे, इसलिए वो नज़रें झुका गई। लंदन से आई हूँ, दोस्त है मेरी, जैन ने कहा। दोस्त है मेरी, ये लफ्ज़ गुलनैन के कानों में पड़े तो उसे जैसे अपने अंदर एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने बमुश्किल अंदर अपने उठते तूफान को जब्त किया और धीरे से सर हिलाकर खामोशी से वहाँ से पलट गई और तेज़ कदमों से चलती हुई चली गई। जैन ने उसे यूँ बदहवास होते जाते देखा तो उसके होंठों पर एक दिलकश गहरी मुस्कुराहट उभरी हुई। वो गुलनैन के चेहरे के तासुरात से अच्छी तरह भाप गया था कि वो इस वक्त किस हद तक जेलस हो रही थी। जैन दिल ही दिल में उसकी इस मासूमाना जलन पर मुस्कुराता आगे बढ़ गया, जबकि गुलनैन के दिल में अब एक नई बेचैनी घर कर चुकी थी। गुलनैन तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने लहंगे को पाँव में कुचलती दोबारा वहाँ पहुँची जहाँ दानिया और हमजा गुस्से और थकन के मारे दीवार से टेक लगाए खड़े थे। लंदन से आई है, दोस्त है मेरी,
गुलनैन ने उनके करीब पहुंचते गुस्से और रूहानी आवाज़ में जैन के अल्फाज की नकल उतारी। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा। देखा, मैंने कहा था ना कोई ज़रूरी काम होगा, पर यह तो दोस्त निकली। वैसे जैन भाई की कोई लड़की दोस्त भी हो सकती हो। ये तो 8वां अजूबा है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे दानियाल? गुलनैन ने तब कर उसे घूरा। उसकी आंखों में सचमुच के आंसू चमक रहे थे। वो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे साथ में, और अम्मी ने तो उसे ऐसे गले लगाया जैसे वो उसकी सगी बेटी हो। यार तुम लोग कम से कम लड़कियों के चक्करों पर लड़ो तो रही हो। हमजा ने बेचारगी से कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। यहाँ दुल्हन का कोई कज़न निहान उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे सदियों पुरानी वाकफियत हो। मेरा तो दिल करा ये कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उसी के सर पर मारूं। दानियाल ने बारी बारी इन दोनों के तपते हुए चेहरे देखे और फिर आसमान की तरफ हाथ उठा दिया। या अल्लाह, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। एक को जैन भाई की दोस्त खाई जा रही है, दूसरे को निहान का कज़म हज़म नहीं हो रहा, और यहाँ मेरी ज़िंदगी अपनी का सबसे बड़ा जनाजा निकल चुका है। मेरा आईफोन खुलदे के पास है। वलीमे में बोटियाँ बांट कर मेरी कदमें टूट चुकी और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। दानियाल ने रूहानी शक्ल बनाकर फरियाद की। गुलनैन ने एक नज़र दानियाल पर डाली और फिर दोबारा दूर चेयर पर बैठी आयरा हयात को देखा, जो सिदरा बेगम के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। गुलनैन के दिल की धड़कन बेतरतीब थी। वो चाहकर भी अपने अंदर की इस जलन और खौफ को कम नहीं कर पा रही थी कि कहीं ये दोस्त जैन को इससे दूर ना कर दे। वलीमे की रोशनियाँ, डीजे का म्यूज़िक और मेहमानों के कहके अपनी जगह जारी थे, मगर हाल के इस कोने में खड़ी इन तीनों नमूनों की अपनी ही एक अलग अनोखी जंग चल रही थी।